धन्यवाद शताक्षी जी और शर्वरी जी, नेस्ट के सभी कार्यकर्तागण और जो भी आज इस मंच पर सहभाग ले रहे हैं, उपस्थित है, वो सभी मेरी छोटी सहेलियाँ, जो फेसबुक के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रही है, देखने वाली है, वो भी सभी सहेलियाँ। इन सबको मैं मनःपूर्वक एक नमस्कार करती हूँ और आज की जो परिचर्चा है, आज का जो मुझे विषय दिया गया है, उसके बारे में बोलने का प्रयास करती हूँ। जैसे अभी-अभी परिचय में बताया गया कि मानस शास्त्र या मनोविज्ञान ये मेरा विषय है पढ़ाई का। जो भी परिचय अभी दिया गया वो तो बहुत एकेडमिक परिचय है। अ, अच्छा परिचय यही होगा कि मनोविज्ञान की शाखा में पढ़ना अच्छा लगने वाली एक पैशनेट ट्रैवलर मैं हूँ और वही रहना मैं पसंद करूँगी पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि बिल्कुल एक सागर की तरह है मनोविज्ञान का क्षेत्र, जहाँ पे जितना भी आप आगे जाते हैं, आपको और डीपर और क्या-क्या है वो दिखाई देता है और कभी आपकी तृप्ति नहीं होती पढ़ाई करने में या अध्ययन करने में। दूसरा परिचय मेरा ये भी है कि मैं एक संघ परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इसका बहुत अभिमान भी है, आनंद भी है कि खुद के निजी जीवन के परे देखने वाले परिवारों के साथ मैं जुड़ी हूँ। मेरा जो मैका है, मेरे पिताजी हैं, वो भी संघ के कार्यकर्ता दीर्घकाल रहे हैं और मेरे पति हैं, वो भी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। तो इसके कारण संघ रचना में किस प्रकार से व्यक्ति विकास को जाना जाता है, इसका भी एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मेरे बचपन से लेकर आज तक अ, अनुभव करने को मिला है और उससे मेरे मनोविज्ञान के अध्ययन में एक बहुत अलग डायमेंशन जुड़ी हुई है, इसका भी मुझे ज्ञान है। मैं प्रयास करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने का, लेकिन हिंदी रोज की हमारी बोलने की भाषा तो है नहीं, तो इसके कारण अगर बीच-बीच में मुझे थोड़ा-सा अंग्रेजी का सहारा लेना पड़े, तो कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अ, विषय के शीर्षक के बारे में भी बताया गया कि भारतीय संकल्पना व्यक्तिमत्व की। तो व्यक्तिमत्व तो पूरी दुनिया में जैसे कोई भी अगर आदमी है, कोई भी अगर व्यक्ति है, तो उसका तो व्यक्तिमत्व एक ह्यूमन रेस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भारतीय का प्रयोग हमने क्यों किया? भारतीय दृष्टिकोण का प्रयोग हमने क्यों किया? ऐसा भी सवाल एक मन में आ सकता है। तो उससे शुरुआत करते हैं। अ, हम सबको पता है कि हम में से कई लोग जब पढ़ने के लिए या कोई निजी कारण के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो लोग ही हैं, हम जैसे आम लोग ही होते हैं, लेकिन कई बार सोचने के तरीके, एक्सप्रेशन करने के तरीके या कोई अगर हम डिसीजन लेते हैं, तो उसके तरीके, ये बहुत भिन्न होते हैं, ये हमें महसूस होता है। कोई अगर आदमी जैसे एक अनुभव मैं आपको बताऊँगी कि मैं 2001 में यानी 2001 काफ़ी साल पहले, लगभग 20 साल पहले, जब एक कॉन्फ्रेंस के कारण कनाडा में गई थी, तो बिल्कुल नया था सब मेरे लिए, वहाँ पे मेरा पहला ही विदेश दौरा था और उसमें जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे एक दिन शाम को मैं जब लौट रही थी कॉन्फ्रेंस के स्थल से, जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, उनके घर बहुत देर हो गई थी, शाम हो गई थी और मैं भटक गई। मैं जिस बस से मैं जा रही थी, तो उस बस ने मुझे जहाँ छोड़ा वो बिल्कुल अनजानी जगह थी और मैं एकदम कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। अ, बहुत अंधेरा होने के कारण और रास्ता तो पूरा सुनसान था, कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को पूछना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे जो घर थे, उनमें से किसी एक घर से कुछ रोशनी बाहर निकल रही थी, तो मैंने सोचा मैं उस घर पे जाके नॉक करूँ और 20 साल के पहले की बात है ये और शायद मुझे बताएँगे कोई, मेरे पास वो चिट्ठा था, जिसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा था मेरे जो होस्ट थे उनका। तो इसके लिए मैंने एक दरवाजे पे नॉक किया
नॉक करने के बाद किसी ने खिड़की से थोड़ा सा झांक कर देखा और देखा कि कोई एकदम अनजान व्यक्ति है और नॉक कर रही है, तो दैट पर्सन रिफ्यूज टू ओपन द डोर। और मैंने थोड़ा पुकार लगाई तो उन्होंने बोला कि वी कैन नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स, सो प्लीज गो अवे। और बहुत जोर से उन्होंने ये बोला, तो मुझे बहुत अपमानित लगा, दुख लगा कि ऐसे कैसे कोई मुझे मदद करने से भी इनकार कर रहा है। और फिर बाद में संयोगवश मेरे पास जो उन्होंने फ़ोन दिया था वो चालू हो गया। उससे मैंने उनको ये अनुभव बताया कि इस प्रकार से अगर मैं भारत में होती और मैंने किसी का दरवाजा खटखटाया होता, तो एक नहीं तो 100 लोग मेरी सहायता के लिए आ जाते कि अरे आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, चलो हम आपको लेके जाते हैं उधर। तो वो बोले कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और कोई भी अनजान आदमी को कभी दरवाजा नहीं खोले। तो एकदम से मेरे मन में ये सवाल आया कि इस ऐसे सिचुएशंस तो दोनों देशों में होते हैं, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो एक तरीका है ट्रीट करने का, ये अलग से क्यों है? अब मुझे ध्यान में तब आ गया कि जिस प्रकार से हमें संस्कारित किया जाता है, हम देखते हैं अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोग किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी गठन होने लगता है। तो भारत एक या जो भी पौर्वात्य देश है, वो एक कलेक्टिविस्ट साइकोलॉजी के लोग हैं कि हम सब हमेशा सोचते हैं कि हम इकट्ठा जीते हैं, हम इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठा यानी जो हमें संस्कृत में भी जो कहा गया है कि सह वीर्यम करवावहै। तो ये हमारा एक मूल मंत्र है कि हम जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। हमें अगर पौरुषत्व करना है, पराक्रम करना है, तो वो भी एक साथ करेंगे। अगर खाना खाना है, तो वो भी एक साथ करेंगे। और बिल्कुल अलग जो एक रचना है पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में कि मैं आई एम ओनली आंसरेबल टू माई सेल्फ। मैं सिर्फ खुद को उत्तरदायी हूँ, यानी जो मेरी प्रायोरिटीज है उनको मुझे ऊपर रखना चाहिए, न कि दूसरे किसी की। दोनों कल्चर्स के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है और अपने अपनी मर्यादाएं भी हैं, लेकिन उसका असर भारतीय व्यक्तिमत्व पर, यहाँ के भारतीय वातावरण का जरूर होता है, ऐसा मुझे पता चला। और तब से मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि किस प्रकार से हम ये जो भारतीय संकल्पना है व्यक्तित्व की, इसको कैसे उसका अध्ययन किया जाए। और तब मुझे एक बहुत अच्छी थियोरी मिली, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सबके सामने उसको एक रखना चाहती हूँ। द इंडियन वे ऑफ ब्लूमिंग। जब हम साइकोलॉजी सीखते हैं, आप में से अगर किसी ने साइकोलॉजी का अध्ययन किया है, तो आपको मालूम है कि जब पर्सनालिटी सिखाई जाती है, तो उसका जो मूल शब्द है, जो ग्रीक लैटिन वर्ड है, उसे पर्सोना कहा जाता है। पर्सोना, PERSONA, जिसका मीनिंग है इंग्लिश में मास्क, यानी मुखौटा। जो मुखौटा आदमी अपने चेहरे पे लगाता है, यानी जो वो दिखाना चाहता है जग को, उसको पर्सोना बोलते हैं। उससे जो निकलती है वो पर्सनालिटी। लेकिन भारतीय संकल्पना इससे बिल्कुल अलग है। ये क्या संकल्पना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे। ये एक बहुत ही अलग सी संकल्पना है, जिसे पंचकोश कहा जाता है। अब ये क्या पंचकोश है, ये क्या 5 बातें हैं जिससे कि हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है, ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज यहाँ करने वाले हैं। मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई चैट में इसका जवाब दे सके तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे एक मैं किसी व्यक्ति का चित्र मेरे मन में रख रही हूँ और उस व्यक्ति के बारे में मैं आप सबको कोई क्लू देने वाली हूँ। ये क्लू सुनने के बाद आपको बताना है कि क्या आपको उस व्यक्ति को पहचानना पॉसिबल हो रहा है। धीरे धीरे मैं एक एक क्लू उसमें ऐड करते जाऊंगी और फिर आपको बताना है कि कौन से मुकाम पर कितने क्लूज देने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कौन है। तो हमारा पहला क्लू जो है, एकदम दूसरा आ गया यहाँ पे। अच्छा, पहला क्लू है थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, अच्छा ऊंचा कद है और घुंघराले बाल है। और दूसरा है
एकदम ग्रेसफुल मूवमेंट्स है और बहुत अच्छा स्टैमिना है। तो क्या इन 2 क्लूज से आपको पता चल सकता है कि ये कौन होगा? कोई चैट में लिख सकता है 1 या 2 लोग? नो? अच्छा, क्योंकि शायद ये तो बहुत आम बातें हैं और इसके कारण शायद आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन है। ठीक है, और एक क्लू हम लेते हैं। डिटर्मिनेशन है और अगर कहीं पे फेल्योर आता है तो उसका भी पूरा एक्सेप्टेंस है। बहुत दृढ़ निश्चय है इस व्यक्ति के मन में। शायद आप भी बहुत आसान नहीं है ढूंढना। तो चलो और एक देखते हैं। इसकी जो निरीक्षण कौशल्य है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है, वो भी बहुत बढ़िया है और नई नई चीजें सीखने के लिए वो एकदम तैयार है। उसको कोई दिक्कत नहीं है अगर नया कुछ सीखना है तो। और चलो अब देखते हैं कि 5वां क्लू क्या है। मेरे ख्याल से इस बार तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ये जो व्यक्ति है जिसको मैंने मन में अभी जिसका चित्र रखा है, उसको उत्तमता की ओर जाना है। अपने देश को रिप्रेजेंट करने में उसे बहुत अभिमान है और बैडमिंटन की वो स्टार है। वो जो व्यक्ति है वो बैडमिंटन की स्टार है। तो क्या अब आपको मालूम पड़ गया कौन है? 10 सेकंड के लिए मैं रुक रही हूँ, नहीं तो मैं इस समस्या का समाधान दे दूंगी आपको। आप सभी जो क्लूज है वो एक साथ अगर देखे बिल्कुल, और किसी ने एकदम परफेक्ट इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है समस्या का, बिल्कुल जिसने भी ये बात कही है, पीवी सिंधु। आई एम सो सॉरी, आई शुड गो बैक। पीवी सिंधु है और आपने देखा होगा कि कितने सारे जो सभी विशेषण उसके लिए रखे गए हैं वो एक से बढ़कर एक है। इसमें क्या सीक्वेंस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये एक व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। अब इसके बारे में मैं सवाल नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कौन है और इनके जो विशेषण हैं वो आपको शायद पता होंगे। ये जो व्यक्ति है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, लंबी नाक है, बिल्कुल स्माइलिंग फेस है, परफेक्ट मैनरिज्म्स है, किस प्रकार से बर्ताव करना है, बहुत आशावादी व्यक्ति है, खुद को और दूसरों को अच्छी तरह से संभाल सकती है, बहुत ही क्रिएटिव है, एंड ही इज अ वेरी जीनियस एंटरप्रेन्योर, ही इज अ सोशली कमिटेड पर्सन, अ विजनरी बिजनेसमैन। और मैंने फोटो भी दिखाई है तो शायद आपको तो मालूम हो गया होगा अभी कि ये कौन है। Is the screen not visible to every one of you? Please let me know. Okay, let me again stop share and do it again. शर्वरी, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? बीच में थोड़ी बार दिखती है, बाद में नहीं दिखी। मैं फिर से शेयर करती हूँ। आपने अगर मुझे को होस्ट किया है तो वो आसान होगा मेरे ख्याल से, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। आई ट्राई टू शेयर अगेन। Is it visible now? Yes, it is.
Yes. Okay, great. So this is the person about whom I am talking. Can you identify this person now from the photograph and the discussion, the points? Complexion. This is a person from a little closer history of India, not very remote, but who has actually paved the, you know, the foundation of our industrial J.R.D. Tata. revolution. J.R.D. Tata, very correct. और जब हम देखते हैं कि जो भी इनके लिए विशेषण प्रयोग किए गए हैं, उसका एक लैडर है। वो लैडर क्या है? तो पहले तो मैंने दो बताए थे। एक तो है कि उनके दिखने के बारे में बताया है, यानी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, लंबी नाक है। तो इससे तो कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि ये तो ऐसे लाखों लोगों की होगी। स्माइलिंग फेस है, मैनरिज्म्स है, ये भी कई सारे लोगों की होगी। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा और डीपर जाके बताता है कि ये एक बहुत ही आशावादी व्यक्ति है, ये सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानती है। चौथा पॉइंट और डीपर जाके हमें बताता है कि एक क्रिएटिव है और ये एक एंटरप्रेन्योर है, यानी उनका जो फील्ड है, उनका जो लाइफ मिशन है, इसके बारे में थोड़ा हमको पता चलता है। और पांचवी जो बात है उससे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के वैल्यूज क्या है और इस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो यानी ये पांचों चीजें जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये आदमी क्या है, ये व्यक्तिमत्व क्या है। इसलिए जो पर्सोना, मैंने अभी शब्द आपको बताया, जो ग्रीक लैटिन वर्ड है विच इज यूज्ड इन द वेस्टर्न साइकोलॉजी थियोरीज, इज वेरी डिफरेंट। इट टॉक्स ओनली अबाउट व्हाट इज आउटसाइड। और जो हम थ्योरी अभी देखने वाले हैं, जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं पंचकोश का, दैट लुक्स इनटू व्हाट इज इनसाइड मोर देन व्हाट इज सीन फ्रॉम आउटसाइड। तो ओके, ये जो संकल्पना है पंचकोश की, ये 5 कोश हमें दिखाई देता है। ये एक संकल्पना है, ऐसे तो कोई नहीं देख सकेगा एक्सरे से या सोनोग्राफी से या पेट स्कैन से कि अन्नमय कोश कहाँ पे है, प्राणमय कोश कहाँ पे, मनोमय कोश कहाँ पे, लेकिन ये सभी हमारे अंदर मौजूद है। और कई सारी जो हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारी बुद्धिमत्ता की जो एस्पेक्ट्स है, वो इन सब से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा अन्नमय कोश है। क्या है अन्नमय कोश? अन्नमय कोश तो वो है जो हमें विरासत में मिलता है, यानी कि जो हमारे माता और पिता से हमें गुणसूत्रों के क्रोमोसोम्स का एक संचित हमें मिलता है, जिससे कि तय होता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी कद कैसा होगा और हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। तो इनमें से लगभग 90% चीजें जो हैं, जो हमारा शरीर रचना जो है उसके बारे में बताती है, वो सब निर्धारित है हमारे हेरिडिटी के ऊपर। अगर कोई कहता है कि मेरे माता पिता तो 5 फुट 4 या 5 फुट 6 इंच के हैं, लेकिन मुझे तो 6.5 फुट की ऊंचाई चाहिए या कद चाहिए, तो हम सब हंसेंगे उसके ऊपर। हम कहेंगे कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ऐसे कैसे तुम्हारा कद एकदम से बढ़ेगा। या कोई अगर कहे कि हमारे घर में तो सब ऐसे सांवला उनका कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन मुझे तो एकदम फेयर एंड लवली में दिखाते हैं, उस प्रकार का कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तो हम कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, यानी नेचुरली कैसे पॉसिबल है। कोई कहेगा कि मुझे तो बाबा नीली आंखें पसंद है, तो मेरी आंखें तो नीली होनी चाहिए, लेकिन है ब्राउन, तो हम उसको कहेंगे कि ऐसे नीली आंखें तुम्हें ऐसे तो नहीं मिलेंगी। अगर तुम कॉन्टैक्ट लेंसेज नीले लगाओगे तो बात अलग है, लेकिन आंखों का जो तुम्हारा ओरिजिनल कलर है वो तो ऐसे ही रहेगा। यानी अन्नमय कोश में कुछ चीजें ऐसी है जो बदली नहीं जा सकती, और ज्यादातर लोग उन चीजों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं रहती। हमें मालूम है कि जो सब आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं, कितना अपने बॉडी इमेज के बारे में कितना कॉन्शियस रहती हैं कि ऐसे दिखना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए। और अगर किसी का उस क्राइटेरिया में, उस चौकट में बैठने वाला नहीं है, तो उसको लगता है कि अरे मैं तो एकदम बिल्कुल
अच्छी नहीं हूँ लड़की और या लड़का, और मेरे ऐसे बाल नहीं हैं और मेरे ऐसे 6 पैक एब्स नहीं हैं और मेरा तो कद ऐसा ही है, तो कितना उसको मन ही मन में वो एक प्रकार से इंफीरियर फील करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो अन्नमय कोश है, उसका जो मूल है वो हमारी जो हेरिडिटी है उसमें है। तो जो हमारे पास हेरिडिटी से आया हुआ है, उसको क्यों ना हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। क्यों ना हम कहें कि अरे हाँ, चलता है, ये भी अच्छा है और ये भी मुझे स्वीकार है क्योंकि ये तो मेरी विरासत है। लेकिन मैं क्या बन सकती हूँ? मेरा अन्नमय कोश जो है वो किस प्रकार से और सुदृढ़ बन सकता है, किस प्रकार से वो मुझे दीर्घ काल तक, लंबे समय तक एक अच्छा और हेल्दी लाइफ जीने के लिए मदद कर सकता है। तो वो बाकी 2-3 चित्रों में दिया गया है। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है अपना आहार, यानी हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पिरामिड यहाँ पे दिया गया है। उसमें दिखाया है कि पिरामिड का जो नीचे वाला भाग है, जो बहुत चौड़ा है, उस चौड़े भाग में जो भी बातें दी गई है, वो हमारे पूरे हेल्थ की फाउंडेशन के लिए है। और जो एकदम उसकी नुकीली चोटी पे दिए गए हैं, वो थोड़ा चटपटा और कभी-कभी बदलाव के लिए चल जाएगा, इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन खाते समय हमेशा हमारा पिरामिड उल्टा रहता है। और जो बहुत यानी पचन करने के लिए जो डिफिकल्ट होता है या जिससे बहुत चर्बी निर्माण होती है, ऐसी चीजें हम ज्यादा खाना पसंद करते हैं। और जो प्रोटीन्स और ब्रेड और ग्रेन्स है वो हम कम खाना पसंद करते हैं। तो जो आइडियल पिरामिड है, उससे अगर बिल्कुल विपरीत पिरामिड का हम हमारे रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत सारे यानी तले हुए या चटपटे बहुत स्वादिष्ट लगते तो है, लेकिन उसका रेशो कितना है। तो ये अगर हम खाते हैं, पीते हैं, मजा आता है, ये भी ठीक है, लेकिन उस मजे का फिर बाद में हमको भुगतान भी करना पड़ता है। एसिडिटी रहती है किसी को, किसी के त्वचा पर कुछ यानी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, या कभी-कभी आंखें दर्द करने लगती है, सर में दर्द हो जाता है एसिडिटी की वजह से। बार-बार कुछ चीजें ऐसे रहती है जो खाने के बाद ओबेसिटी बढ़ती है। तो ये सब तो है। तो इसके लिए हमें क्या सोचना है कि ये जो पिरामिड दिया गया है, इस पिरामिड के अनुसार अगर हमारा आहार है, तो उससे हमारे शरीर को फायदा मिलने वाला है। जो भी हमें विरासत में मिला है, उसका रक्षण होने वाला है और उसको ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए मदद मिलने वाली है। लेकिन ये कब समझ में आता है? जब हम 35-40 साल के हो जाते हैं और कई सारी बीमारियां हमें चुभने लगती है, तब पता चलता है कि अरे वो तो मैंने मेरे 20s में ही करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल है कि आप सबने ये सोचना चाहिए कि अब आप 5 के उम्र की अगर है, तो अभी अगर आप इसका फाउंडेशन अच्छा बनाते हैं, तो आपके आगे की जिंदगी में, यानी आप 50, 60, 70 साल की भी होंगी, कभी ना कभी तो होंगी, तो उस समय भी आपका ये हेल्दी शरीर आपको साथ देने वाला है, बिकॉज यू आर ईटिंग गुड। उसके साथ जो तीसरा है, दूसरी बात है, वो है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में भी बहुत बच्चे, यानी स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे भी इतना सीरियस नहीं रहते, कभी किया कभी नहीं किया, उसमें क्या है, मैं कभी भी शुरू कर सकती हूँ, अभी करना थोड़ा ही जरूरी है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, सूर्य नमस्कार तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन कई सारे एक्सरसाइजेस है। ये अगर नियमित रूप से होते हैं, यानी कभी कभी हफ्ते में एक बार मैंने एक्सरसाइज किया और मुझे लगा कि बस हो गया, अब हफ्ते भर का काम हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये अन्नमय कोश आपका अच्छा है, तभी जो आगे जाने वाले सब कोश है, आगे आने वाले सभी जो व्यक्तित्व के पहलू है, उनका एक अच्छा फाउंडेशन बनने वाला है। तो इसलिए एक्सरसाइज, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, जैसे हम रोज रोज खाते हैं, रोज हमको कई सारी हमारी शरीर की जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी ही पड़ती है, उसी प्रकार से एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। और इसका और एक जो फिजियोलॉजिकल रीजन है, मैं आपको बताती हूँ कि जिसका परिणाम सीधा तीसरे कोश के साथ, यानी मनोमय कोश के साथ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उनमें कुछ ऐसे ट्रांसमीटर्स है जिनका नाम है डोपामीन,
या एंडोर्फिन्स। तो ये जो एंडोर्फिन्स नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, ये निर्माण उनकी निर्माण हो जाता है। और जब ये सीक्रेट होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, द एंडोर्फिन्स गेट सीक्रेटेड एंड दैट एंडोर्फिन गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ फील गुड, बहुत अच्छा लगता है, एकदम चुस्त लगता है। तो ये एंडोर्फिन्स का निर्माण होना बहुत जरूरी है और एंडोर्फिन्स का नेचुरल निर्माण होना जरूरी है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी किसी किसी एडिक्शन में भी एंडोर्फिन्स का निर्माण होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है और वो कृत्रिम होता है। जब वो जिस चीज का आपको लगाव है वो अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो एंडोर्फिन्स एकदम से नीचे हो जाते हैं और आपको एकदम डिप्रेस लगने लगता है। तो यानी उस जरिए से एंडोर्फिन्स का निर्माण होना हमारे व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे एक्सरसाइज के कारण अगर वो होता है तो बहुत बढ़िया। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्रांति या थोड़ी स्लीप। हमें थोड़ा सा वक्त निकाल के आराम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है, जिसे हमें दीर्घ काल तक चलाना है, काम के लिए चलाना है, तो उसको अगर आराम नहीं मिलता है तो वो छोटी छोटी बातें फिर निकालना शुरू करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतने व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, नेटफ्लिक्स में रहते हैं, अमेज़न में रहते हैं, हमारे दोस्तों के साथ गपशप करने में रहते हैं, तो रात को 1, ढाई, 2 बजे तक चलता है। जैसे कि अभी इतना लाइट हमारे आसपास है जो कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है। तो उस लाइट की वजह से हमारा जो सेंसर है आंखों का, उसके ऊपर भी असर पड़ता है और आंखों को लगता है कि अरे अभी तक तो दिन ही है, अभी तक तो रात हुई ही नहीं। और बाद में जब हम सोने का प्रयास करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि आंखों ने बताया है हमारे मस्तिष्क को कि अभी तक रात हुई नहीं है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी है वो हमारे आंखों के ऊपर आ रहा है, आजू बाजू में जो प्रकाश है, ट्यूबलाइट्स है, मोबाइल का या कंप्यूटर स्क्रीन का प्रकाश है, तो इसके सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए। और जब हम हमारा अन्नमय कोश अच्छा बनाएंगे तभी हम आगे वाले जो कोश है उनके बारे में सोच सकते हैं। तो शरीर तो हमारा सुंदर है, हो सकता है, लेकिन शरीर सुंदर होने का मतलब क्या है? अन्नमय कोश अच्छा होने का मतलब क्या है? या किसी कंपटीशन में हमको सहभाग लेने के लिए शरीर को सुंदर बनाना है? क्या रे वो रैंप के ऊपर से जो मॉडल्स गुजरती है उनके जैसा हमारा कद होना चाहिए, वो ऐसे उसके रेशो होना चाहिए, ऐसे उसकी प्रमाणबद्धता होनी चाहिए? नहीं, वो अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कई बार लड़कियां खाना पीना छोड़ देती है या ओवर एक्सर्शन करती है, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर सुंदर है, अन्नमय कोश अच्छा है, इसका मतलब क्या है? तो हमारे अंदर अच्छी प्रतिकारक शक्ति है। अभी कोरोना के समय हमको ये बहुत खूब तरीके से समझ में आया है कि जो दिखावे का सौंदर्य है उससे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर जो हमारी टफ सेल्स है, जो फाइटर सेल्स है, वो कितनी मजबूत है, इसका हमने सबने अनुभव किया है कि उन लोगों को कोरोना में काफी दे कुड सर्वाइव प्रॉपरली। ओके, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि स्टैमिना, कितने देर तक हम चल सकते हैं, कितनी देर तक कोई फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी हम कर सकते हैं, कितनी देर तक हम खुद को एंगेज रख सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा शरीर सुंदर है उसका मतलब हम में कितना स्टैमिना है। अभी हमने पीवी सिंधु के एग्जाम्पल में भी वो देखा है कि जब स्टैमिना अच्छा रहता है तभी हमारा अन्नमय कोश अच्छा बन जाता है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले की बात है, शायद 30-35 साल पहले की बात होगी, कि मैं उस समय एक महाविद्यालय में 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ काम कर रही थी और मेरी उम्र उस समय शायद होगी 30 साल की और वो तो सब 16-17 साल की बच्चियां थी। तो हमने तय किया था कि एक दिन एक एक्सकर्शन यानी बाहर ट्रिप निकालेंगे और पूना के आसपास आपको मालूम है कि कई सारी छोटी मोटी चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, तो वहां जाएंगे और थोड़ा मजा लेंगे। तो इसके लिए हमने उन सबको लेके फिर मुंबई की तरफ जाने वाली जो ट्रेन है उससे गए और लोनावाड़ा नाम का एक स्टेशन है, वहां पे उतर के फिर हमने कुछ चोटियों को चढ़ना शुरू किया, कुछ पहाड़ियों को चढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि वो सभी बच्चियां
लगभग आधा पौन घंटे के बीच में ही इतना उनको उनकी सांस फूलने लगी कि अरे दीदी हम नहीं आगे आ सकते, हमको अभी यहाँ पे आराम करना है, हमको बैठने दीजिए। तो मैंने कहा कि अरे क्या हो गया? और मेरे पास तो मेरी छोटी बेटी भी थी जिसको उठाकर मैं चल रही थी उनके साथ। और वो सब बोलने लगी कि नहीं नहीं हमको अब बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत प्यास लगी है। तो मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ी ही देर चढ़ना है अभी। लेकिन कोई नहीं माना और 2-4 बच्चियां छोड़ के बाकी सब ने वहीं पे बैठने की ठानी। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि 16-17 साल की उम्र की ये लड़कियां जिनमें इतनी फुर्ती होनी चाहिए कि अरे ये तो क्या आधे घंटे की बात है, हम तो ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो नहीं कर सकी। तो ये स्टैमिना हम में अगर नहीं है तो हम कैसे ऊंची चढ़न में जाएंगे, कैसे हम हमारा करियर भी अच्छी तरीके से अचीव कर सकेंगे। तीसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और मोटर्स, यानी मोटर स्किल्स, इसका कोऑर्डिनेशन ये भी बहुत जरूरी है। बारीकी से अगर काम करना है, अच्छी तरीके से करना है, एक्यूरेसी से करना है, तो हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। और चौथी बात है प्रेजेंटेशन। सबसे अंत में जो आता है वो प्रेजेंटेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो उल्टा पिरामिड था, फूड पिरामिड, वहां पे जिस प्रकार से जो चौड़ा फाउंडेशन है वो हम उल्टा करके देखते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा फाउंडेशन का खाते हैं और बाकी सब ज्यादातर जो चटपटे है वही खाते हैं, वैसे ही यहाँ पे होता है। प्रेजेंटेशन के ऊपर हम कितना ध्यान देते हैं, ये पहनूं या वो पहनूं, ऐसी लिपस्टिक लगाऊं या वैसी लिपस्टिक लगाऊं, अगर किसी प्रोग्राम में जाना है तो क्या मैचिंग है क्या नहीं है, मैं इस एंगल से कैसे दिखती हूँ। आपको सबको मालूम है ना कि एक सेल्फी मैनिया नाम का नया क्या बोलते हैं उसको मनोवैज्ञानिक एक बीमारी है आजकल कि सेल्फी निकालना है, मैं कैसे दिखती हूँ, इस एंगल से कैसे दिखती हूँ, उस एंगल से कैसे दिखती हूँ। तो प्रेजेंटेशन तो है, महत्वपूर्ण है, और वो भी सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन अप्रोप्रिएट अगर होता है तो उससे भी हमारा व्यक्तित्व और अच्छी तरह से लोगों के सामने आता है, वो खुल के आता है, उसका परिणाम होता है। अगर हम बिकिनी पहन के रास्ते पे चलने लगे तो क्या वो सादरीकरण अच्छा लगेगा? और अगर हम पूरा एकदम 3 पीस सूट पहन के स्विमिंग के लिए उतरेंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? यानी जहां पे जो आवश्यकता है उस प्रकार की पोशाक करना, ये भी शरीर और पूरा हमारा अन्नमय कोश एक तरीके से लोगों के सामने लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने थोड़ा विस्तार से आपको इसलिए बताया क्योंकि काफी बार हमारे मन में ऐसा रहता है कि अन्नमय कोश यानी सिर्फ देखना, दिखाना, ऐसा नहीं है। अन्नमय कोश जो है वो तो सिर्फ शरीर है, लेकिन उसमें जो प्राण है यानी जो ऊर्जा है, जो चैतन्य है, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये कैसा है, ये कहां से आता है? तो हम सांस तो लेते हैं, ये सांस लेने के समय जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे हमारा ये जो प्राण है उसकी निर्मित होती है। आपको सबको मालूम है कि जिस क्षण को हमारा जन्म होता है उस क्षण से लेकर हमारे मृत्यु के क्षण तक दीर्घ सतत यानी कंटिन्यूअस चलने वाली बात कौन सी है? तो हमारे हृदय की धक-धक और हमारी सांस। ये दो चीजें जो है ये कभी बंद नहीं होती है, और जब बंद होती है तो हमारा शरीर एक निश्चल होके पड़ा रहता है और हम कहते हैं कि अब इस शरीर से प्राण निकल गए हैं, ये अभी कोई काम का नहीं रहा। तो यानी ये जो प्राणमय कोश है, ये जो चैतन्य है, जो बोलना है, उठना है, बैठना है, ये जो है ये भी हमारे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये किस प्रकार से हम संवार सकते हैं, किस प्रकार से इसका विचार कर सकते हैं? 1 मिनट के लिए मैं रुक रही हूं यहाँ पे। शर्वरी 1 मिनट के लिए मैं रुक रही हूँ, ठीक है? हाँ, तो हम प्राणमय कोश की बात कर रहे थे।
तो प्राणमय कोश में क्या है? कई सारे जेस्चर्स है, किस प्रकार से हम बातें करते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि बस इसकी बातें सुनती ही जाऊं, क्योंकि उनकी बातों में इस प्रकार का एक आकर्षण होता है, एक प्रकार का प्रभाव रहता है। आपको पता है कि कई प्रकार के ऐसे जो प्रोफेशंस है, तो आदमी को देखने के बाद ही हमको पता चलता है कि ये किस प्रोफेशन से होगा। अगर कोई व्यक्ति जो सैन्य में है, वो रास्ते पे भी अगर चल रहा है तो वो किस प्रकार से चलता है? उसके जो शोल्डर्स रहता है वो कभी ऐसे ड्रूपी नहीं होते हैं, क्योंकि उसको इतनी अच्छी तालीम दी गई होती है कि हमेशा उसके शोल्डर्स जो है वो स्ट्रेट रहेंगे। कभी उसकी गर्दन जो है वो ऐसे नीचे नहीं होगी, हमेशा ऐसे रहेगी। यानी जो ग्रेस है वो तालीम से उसे मिली है और वो उसका पूरा जीवन उससे प्रभावित होने वाला है। अगर कोई डांसर है जिसने कई सालों तक डांस की साधना की है, तो उसके हर एक मूवमेंट में एक प्रकार की ग्रेस रहती है। अगर कोई अच्छा वक्ता है, तो जब वो बोलता है तो उसकी आंखें बोलती है, उसके पूरे शरीर का भाग, उसका चेहरा हमसे बातें करता है। तो ये सब चीजें जो है, या हमारे जो शब्द रहते हैं, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, कैसे टोन में हम बातें करते हैं, किस प्रकार से बातें की जा सकती है। कुछ लोग ऐसा होता है कि एकदम से फ्लैट बोलते हैं, चलो अब हम ऐसा करेंगे, तो कोई उनके सुनने के लिए नहीं उनको मिलेगा, क्योंकि एक मोनोटोनी है उसमें। तो जब हम बातें करते हैं तो वो कितनी खुल के करते हैं। ये सब हमारे प्राणमय कोश का भाग है कि आपका प्राण जो है, आपकी जो चैतन्य शक्ति है वो किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है। लेकिन ये तभी अभिव्यक्त होगी जबकि आपका तीसरा कोश जो है वो बहुत सुदृढ़ होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी जो सदी आ रही है, ये जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में सबसे ज्यादा अगर किस चीज को चैलेंज है, तो वो है हमारी मानसिकता, यानी हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा मन स्वास्थ्य। और ये कोरोना के समय में भी हमने देखा, हमने कई सारे सोशल ग्रुप्स के लिए काउंसलिंग के सेशंस की, उसमें पुलिस थे, उसमें सिविलियंस थे, उसमें आप जैसे महाविद्यालय में पढ़ने वाले या युवा उम्र के लोग थे। और कितना हमको समझ में आया कि छोटी मोटी जब ऐसी घटनाएं होती है, हमारा सब रूट हो जाता है, तो हमें कौन बचाता है, कौन हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करता है? तो ये जो हमारा मनोमय कोश है, वो जितना अच्छा बना है, सुदृढ़ता उसमें जितनी है, वो हमको ऐसे विपरीत स्थितियों में एक स्टर्डीनेस जो है वो प्रिजर्व करने के लिए मदद करता है। लेकिन ये ऐसे आप मतलब अपने आप तो नहीं होता। मनोमय कोश में भी कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमारे विरासत में हमें मिलती है, लेकिन सब तो नहीं मिलती है। कई चीजें जो है मनोमय कोश की, वो हमें खुद को प्रयास करके उसको संवारना पड़ता है, उसकी निगरानी करनी पड़ती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। क्या है हमारे मनोमय कोश में? सबसे ज्यादा है हमारे इमोशंस का मतलब है एनहांसिंग मोशंस, यानी हमें जो कृत्य के लिए प्रेरित करता है वो है इमोशन। ये एक तरीके से हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी है इसमें, कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इमोशंस को। हमें अनुभव जब होती है कई प्रकार की इमोशंस, जैसे चिंता है या घबराहट है या क्रोध है, प्यार है, आनंद है, तो ये सभी इमोशंस, उनकी कई सारी शेड्स है। इन सभी शेड्स को जब हम अनुभव कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं। और ये बदलाव सिर्फ मन में नहीं होते, शरीर में भी होते हैं। जैसे किसी को अगर बहुत गुस्सा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर हमें किसी चीज की घबराहट होती है तो पसीना आ जाएगा, या हाथ पांव हमारे कांपने लगेंगे, एकदम से ठंडा लगने लगेगा। तो ये सब बदलाव शरीर में भी होते हैं और दिमाग में भी होते हैं। इन बदलावों को जानना और क्या हमारा इमोशनल पैटर्न है, ये जानना मनोमय कोश का
अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सी इमोशंस का अनुभव करना पड़ता है, तो होता ऐसा है कि इमोशंस तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन जो हमारा बिहेवियर रहता है वो एकदम रिएक्शनरी रहता है कई बार, और फिर उसे हम बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, मुझे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था लेकिन मुझे संभल नहीं आया, मैं तो एकदम गुस्से में टूट पड़ी दूसरे के ऊपर, या इतनी मुझे घबराहट हो रही है, इतनी एंजाइटी लग रही है कि अभी मैं क्या करूं। छोटी छोटी बातों में एकदम से हमको निराशा का अनुभव होता है, क्योंकि हमने सोचा नहीं है इसके ऊपर। तो अभी जिसको हम ईक्यू बोलते हैं, इमोशनल क्वोशंट जिसे बोलते हैं, या इमोशनल विजडम जिसे बोलते हैं, वो हमारे मनोमय कोश का एक भाग है। ये मनोमय कोश अगर हम सुदृढ़ बनाएंगे तो इसके जरिए हम जो हमारा पूरा जीवन है उसमें जो आनंद हमें चाहिए वो मिलने के लिए, वो पाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जैसे हमको समझना है कि हमारा मन जो है एक प्रकार से एक मिरर है, एक आईना है, हमें इसमें देखना है, पलट पलट के देखना है। हमें ऐसा नहीं कहना है कि अरे ये तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसी ही हूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अगर हम ऐसा कहते जाएंगे तो हम कभी बदलेंगे नहीं, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, रिजिड रहेंगे, और हमारे इमोशंस जो है वो बिल्कुल एकदम, जैसे हम बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव रहेंगे, यानी बिल्कुल रिएक्शनरी रहेंगे। लेकिन अगर हमको इमोशनल मैनेजमेंट अच्छी करनी है खुद की, इमोशंस को हमें अच्छी तरीके से उनको संभालना है, तो उसके लिए हमें अपने मन के आईने में देखना है। क्या देखना है? तो ये देखना है कि व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आई सी इन माई सेल्फ। मेरे स्वभाव में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो मुझको बढ़ानी है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। और ये भी देखना है कि क्या अच्छी बातें मुझे उसमें और डालनी है, नई सीखनी है, ऐसे कौन से वर्च्यूज है, ऐसे कौन से गुण हैं जो मुझमें आने चाहिए, इसके लिए मुझे प्रयास करना है। और ऐसे कौन से मेरे वीकनेसेस है जिसके लिए मुझे खुद को बदलना है। मुझे मालूम है कि ये जो 1 घंटे का लेक्चर है, ये बिल्कुल एक आपको ओवरव्यू देने वाला है कि किस प्रकार से हम सोच सकते हैं अपने व्यक्तित्व के बारे में भारतीय दृष्टिकोण से। क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण इसमें विश्वास करता है कि लोग बदल सकते हैं। हम सबको ऋषि वाल्मीकि की कथा मालूम है। ऋषि वाल्मीकि की कथा क्या है? तो वो तो जब डाकू थे और वो लूटते थे लोगों को जंगल से जाते वक्त, उस समय जब उनको नारद मुनि मिले, ऋषि नारद मिले, और उन्होंने उनको लूटना चाहा, और नारद जी ने उन्हें बताया कि भाई ठीक है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है, कमंडलू है या और कुछ है, वो तुम लेके जा सकते हो, लेकिन एक सवाल है मेरा, उसका तुम जवाब दो। क्या ये तुम जो बुरा काम कर रहे हो, तो बोला को बुरा हो तो अच्छा हो, मुझे मालूम नहीं, मुझे तो मेरे घर वालों को खिलाना पिलाना है, इसके लिए मैं करता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि अच्छा ठीक है भाई, मैं समझता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों को खिलाना पिलाना है, लेकिन काम तो बुरा है, तुम्हें मालूम है, तो जाके उनसे पूछो, उनसे जाके तुम पूछो कि क्या मैं जो ये बुरा काम कर रहा हूँ इसमें आप भी भागीदार हो बराबर के। तो इसके लिए मुझे जो भी, अगर मैं जब मर जाऊं तो उसमें जो भी मुझे इसमें पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, क्या उसमें भी आप भागीदार होंगे? तो डाकू बोला कि हाँ, क्यों नहीं होंगे भाई, उन्होंने आज तक मैंने उनको इतना खिलाया पिलाया, उनको संभाला है, तो वो तो भागीदार है ही। तो नारद मुनि बोले कि जाके पूछो उनसे। और जब वो पूछने के लिए घर गए, और उनकी पत्नी बोली कि क्यों, मैं क्यों आपके पाप में भागीदार बनूं? आपका तो कर्तव्य है हमारा संभाल करना, हमारा रक्षण करना, मैं नहीं आपके पाप में भागीदार। बच्चे बोले हम नहीं आपके पाप में भागीदार। तो उनके समझ में आया कि अरे, जो भी मैं कर रहा हूं वो तो मुझे ही भुगतना है सब। तो क्या सच में मैं जो कर रहा हूं अच्छी बात है? क्या मैं बदल नहीं सकता? और ये जो सवाल उनके मन में निर्माण हो गया कि क्या मैं बदल नहीं सकता? और नारद जी ने बोला हाँ, आप बदल सकते हो। और कितना बदल सकते हो? आप डाकू से ऋषि बन सकते हो, आप एक नई रचना का निर्माण कर सकते हो, आप पूरा एक नया विश्व निर्माण कर सकते हो।
यानी ये कथा हमको ये बताती है कि बदलाव संभव है, और जिसे हम बोलते हैं 360 डिग्रीज बदलाव भी संभव है अगर हम चाहे तो, अगर हमारे मन में वो प्रेरणा है तो हमारा जो मनोमय कोश है उसकी सबसे प्रबल चीज कौन सी है? तो प्रेरणा है। और कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना आए, डट के रहना, ये हमारे मन का सबसे अच्छा एक वर्च्यू है, गुण है, जो हमारे व्यक्तित्व को एकदम से उभार सकता है, उसको आगे लेके खड़ा कर सकता है। एक छोटा सा पजल है यहाँ पे, मुझे मालूम है कि सिर्फ एक तरफा सुनना बहुत बोरिंग होता है, तो एक छोटा पजल मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी खुद की लड़ाइयां, ये शायद एक्चुअल लड़ाइयां नहीं है जो कि रणांगण में खेली जाती है, लेकिन लाइफ के रणांगण में, जीवन के रणांगण में जो लड़ाइयां इन लोगों को लड़नी पड़ी, उनमें उन्होंने अपने माइंड पावर के जरिए जीत हासिल की है। तो आपको ढूंढना है कि ये कौन है, और 2-3 लोग भी अगर आप ढूंढ सके तो बहुत अच्छा होगा कि कौन लोग हैं और कौन सी लड़ाई उन्होंने जीती है। चलिए फिर से चैट में शुरू हो जाइए। ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल, स्टीफन हॉकिंग है इसमें। आपको मालूम है वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है और शरीर से पूर्णतः अपंग है, फिर भी उन्होंने कितनी थ्योरीज लिखी है जो विश्व को मार्गदर्शक रही। और कोई है? और कौन है इसमें? दीपा मलिक है, बिल्कुल। आपको मालूम है दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक्स की एक चैंपियन है, जिन्होंने दुर्भाग्यवश अपने दोनों पांव एक एक्सीडेंट में खो दिए, लेकिन पैरा ओलंपिक में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, और सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं किया है, कितने सारे पारितोषिक उन्हें उनसे मिले हैं। उन सब जो भी उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में सहभाग लिया उनमें उनको नवाजा गया है। 2-3 नाम मैं आपको बताती हूँ। एक यहाँ पे आपको देखा होगा आपने, नसीमा हुर्जुक। नसीमा हुर्जुक महाराष्ट्र में है, एक पैराप्लेजिक पेशेंट है, लेकिन उन्होंने एक इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया है जहां पैराप्लेजिक बच्चों के लिए एक पूरा उनका मेटामॉर्फोसिस करने के लिए उन्होंने वो संस्था का निर्माण किया है। मानसी जोशी है, बिल्कुल, जो भी फिर जैसे अभी इन लोगों के बारे में मैंने बताया, फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए भी स्पोर्ट्स में उसने या पैरा बैडमिंटन प्लेयर चैंपियन रही है वो। तो ऐसे कई सारे लोग आपको दिखेंगे अपने आजू बाजू। ये तो सिर्फ मैंने कुछ बातें बताई है आपको, या कुछ नाम यहाँ पे लिए हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका ये जो रेजिलियंस है, बाउंसिंग बैक है, अगेन दैट इज अ माइंड पावर। ये जो माइंड की पावर है, रेजिलियंस है, इसकी वजह से इन्होंने अपनी अपनी लड़ाइयां नहीं सिर्फ जीती है, दूसरों को भी उन्होंने मोटिवेट किया है, दूसरों को भी उन्होंने प्रेरित किया। तो मनोमय कोश जो हमारा है ये असीम है, इसकी ऊर्जा भी असीम है, और जितना हम इसको जानना चाहेंगे, जितना उसका प्रयास करेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा और हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत है? जो चौथा कोश है वो है विज्ञानमय कोश। ये सब पहले 3 कोश जो हमने देखे, हमारा अन्नमय कोश यानी हमारा शरीर, हमारा प्राणमय कोश यानी हमारा जो व्यक्तित्व का व्यक्त होना है, अभिव्यक्त होना है वो, और तीसरा इन सबका जो फाउंडेशन है वो हमारी मानसिकता। इन सभी के ऊपर जिसका नियंत्रण रहता है वो है हमारा विज्ञानमय कोश, यानी कि हमारी सोच, हमारी सोचने की ताकत, हमारा इंटेलिजेंस,
हम जो भी करियर करना चाहते हैं उसके लिए जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसका प्रोसेसिंग हम किस प्रकार से करेंगे, ये सब जो हमारा नियंत्रित करता है वो है हमारा विज्ञानमय कोश। कई बार हम जब बच्चों को पूछते हैं, खास करके स्कूल वाले बच्चों को पूछते हैं कि भाई आपके क्लास में सबसे होशियार बच्चा कौन है, तो आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि हाँ ये फलाना बच्चा सबसे होशियार है। सो हम पूछते हैं कि क्यों भाई, क्यों ये होशियार है? तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं उसका तो पहला नंबर आता है। तो सबको हमें लगता है कि पहले नंबर वाला बच्चा बहुत होशियार है। जो 12वीं में नेट पास यानी नीट की परीक्षा में क्लियर हो जाता है वो बहुत होशियार है। जिसको पहले ही राउंड में एडमिशन मिलती है इंजीनियरिंग के लिए वो बहुत होशियार है। या जिसको आम किसी भी कंपटीशन में अगर कोई मैथमेटिक्स हो या साइंस क्विज हो उसमें जिसको जीत मिलती है वो बहुत होशियार है। वो तो होशियार है, हो सकते भी है, लेकिन क्या सिर्फ होशियारी या बुद्धिमत्ता या जो हमारा इंटेलिजेंस है वो सिर्फ इन 2-3 क्षेत्रों में ही सीमित है? ऐसा तो नहीं है। नहीं तो फिर ए.आर. रहमान कहाँ जाते? नहीं तो फिर नसीरुद्दीन शाह कहाँ जाते? स्वामी विवेकानंद जी कहाँ जाते? ये सब तो अपने अपने स्कूलों में बहुत अच्छे गुण पाने वाले बच्चे तो थे नहीं, फिर भी उनका अपना एक इंटेलिजेंस था, अपनी एक गिफ्ट थी, अपना एक टैलेंट था, अलग अलग क्षेत्र में था। तो विज्ञानमय कोश जो है, ये विज्ञानमय कोश जानना बहुत जरूरी है खुद का, कि मेरा विज्ञानमय कोश कौन सी बातों से बना। इतने सारे यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हैं, आप देख सकते हैं कितने क्षेत्र हैं। अब फॉर्चुनेटली जो भी बदलाव आए हैं इस युग में, उनके कारण कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पे लोग अलग अलग तरीकों से खुद को ढूंढना पसंद करते हैं। एक गार्डनर नाम के जो मानसज्ञ थे पाश्चिमात्य जग में, उन्होंने ऐसा कहा कि 10 प्रकार की बुद्धि रहती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी नाम से वो जानी जाती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको सुरों से बहुत लगाव होता है, तो उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो सुरमयी बुद्धिमत्ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको शब्दों से बहुत लगाव रहता है, तो वो शब्दमयी बुद्धिमत्ता है। अच्छे अच्छे राइटर्स वो बन सकते हैं। अभी कंटेंट राइटिंग का तो नया प्रोफेशन आया है मुझे मालूम है, लेकिन कंटेंट राइटिंग के भी परे जाके कुछ ओरिजिनल लिखना, ये जो लोग करते हैं उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी प्रतिभा उसमें है। उसने ऐसा भी कहा था कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, वो बिल्कुल समझ सकते हैं दूसरों के मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोगों के साथ काम किया जा सकता है, किस प्रकार से लोगों को लीड किया जा सकता है। ये एक अलग बुद्धिमत्ता है। शायद स्कूल में ये नहीं दिखेगी क्योंकि वहां पे उसका कुछ मूल्यमापन ही नहीं होगा, लेकिन जब कोई बच्चा अपने सच्चे करियर के जिंदगी में प्रवेश करता है तो अगर उसमें ये बुद्धिमत्ता है तो वो कहीं से तो निकल पड़ेगी। और भी उन्होंने कहा था कि एक इस प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो इंट्रापर्सनल है, यानी खुद के बारे में सोचने वाली एक अलग बुद्धिमत्ता है, कि जो खुद का निरीक्षण कर सके, खुद के बारे में एक प्रकार से तटस्थ रह के विचार कर सके। तो जो फिलोसोफर्स है, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनको इस प्रकार की बुद्धिमत्ता का होना बहुत जरूरी है उनमें, कि वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, चिंतन कर सकेंगे। हमें इन सभी बुद्धिमत्ताओं का थोड़ा थोड़ा अंश रहता है, और किसी एक या दो प्रकार की बुद्धिमत्ताएं ज्यादा रहती है। क्या हम वो ढूंढ पाएंगे? अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि भाई मुझे अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा है स्कूल में, तो मैं तो एकदम गया बीता आदमी हूँ, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उस बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मुझसे क्या होने वाला है ये तो पहले ढूंढ लूं, मुझमें क्या खूबियां हैं ये तो मुझे पहले ढूंढना चाहिए। एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें आपने शायद वो देखी भी होगी, शाहरुख खान की बहुत पुरानी फिल्म थी, कभी हाँ कभी ना करके। तो उसमें वो जो बच्चा है वो एक बहुत अच्छा म्यूजिकल कंपोजिशन करने की उसमें क्षमता है, लेकिन
कॉलेज में फेल हो रहा है बार बार और उसके पिताजी बहुत गुस्सा है उसके ऊपर कि अरे ये तो बिल्कुल कुछ काम का नहीं है, तो एक भी परीक्षा पास नहीं हो रहा है। और एक बार तो ऐसा होता है कि वो मजबूर हो जाता है कि किसी जरिए वो एक झूठी आंसर यानी झूठा जो मार्कशीट है वो पैदा करके अपने पिता को देता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, तभी मालूम पड़ भी जाता है उनको कि अरे ये तो झूठा है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और तभी उसकी माँ को मालूम है कि इस बच्चे में क्या हुनर है, तो वो माँ बोलती है कि अरे तुमने तो हमेशा इसका ऐब ही जाना है, तुमने तो इसका हुनर कभी जाना ही नहीं। ये तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तूने ऐब देखा हुनर को न देखा। तो ऐसा कोई हुनर देखने वाला हमारे आसपास अगर होता है तो उसको पता चलता है कि इस बच्चे में कुछ है। ये जो एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, प्रोसेसिंग एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, ये इंटेलिजेंस है, किस तरीके का इंटेलिजेंस है, ये हमें खुद को भी पहचानना है कि मुझ में क्या है। इसके लिए कई सारी टेस्ट भी अवेलेबल है आजकल, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमारे आसपास के जो हमारे लोग हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि करियर में कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल जो हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे करियर्स में जाते हैं और फिर बहुत निराशा आ जाती, मीडियोकर रह जाते हैं, एक्सेलेंस नहीं पा पाते। तो इसके लिए विज्ञानमय कोश का जानना और उसका नर्चर होना बहुत जरूरी है। इन सब के साथ जो आखिरी कोश है हमारा आनंदमय कोश पंचकोश का, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया पहले दो जो हमने कैरेक्टर्स देखे थे, पीवी सिंधु और जेआरडी टाटा, उनका जो पांचवा क्लू मैंने दिया था वो क्या था? आनंदमय कोश, यानी ऐसी चीजें जिसके कारण हमारी पहचान होती है। हमारी पहचान सिर्फ अपने शरीर से नहीं होती, अपने प्राणमय अभिव्यक्ति से नहीं होती, सिर्फ हम किस प्रकार से खुद को संभालते हैं इससे नहीं होती, सिर्फ हम कितने बुद्धिमान हैं इससे नहीं होती। तो आनंदमय कोश यानी हम किस प्रकार के गोल्स निर्धारित करते हैं और हम किस प्रकार से उनको पाते हैं इसके ऊपर निर्धारित करता है। क्या हम खुश हैं? क्या हम समाधान महसूस करते हैं हम जो करते हैं उसमें, या चिड़चिड़े हैं, डिप्रेस्ड है, मूल्यहीन है, खुद से आगे हमें कुछ सोच नहीं आता, मन में नहीं आता? क्या हम ऐसे हैं? तो हमारा आनंदमय कोश अभी विकसित नहीं हुआ। आनंदमय कोश में क्या है? तीन चीजें हैं। एक चीज है स्वीकार, हम क्या है इसका हमें स्वीकार करना है, जैसे भी है उसका स्वीकार करना है, और फिर मैंने जैसे बताया कि क्या और चाहिए उसके ऊपर काम करना है। लेकिन पहले स्वीकार करना चाहिए खुद का कि हाँ मुझ में ये चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें। जो अच्छी चीजें हैं उनकी अप्रिसिएशन करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, खुद की और दूसरों को भी, दूसरों का भी अप्रिसिएशन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सेल्फ अप्रिसिएशन में कभी पीछे नहीं हटते, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अरे मैं था इसलिए वो हो गया, मैं नहीं होता तो ये कभी नहीं होता। तो ये अप्रिसिएशन नहीं है, ये अहंकार है। और आनंदमय कोश में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। जो व्यक्ति अहंकार विहीन है लेकिन जो स्वाभिमानी है, उसका आनंदमय कोश विकसित हुआ है। जो दूसरों का अच्छा देखने के बाद झट से उनकी प्रशंसा करता है, उसका आनंदमय कोश विकसित है। मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी, आप सभी को भी अगर चांस मिले तो आप जरूर देखिए। इवन ऑलमाइटी नाम की एक अंग्रेजी फिल्म है, शायद आप में से किसी ने देखी होगी। उसमें एक छोटा सा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी दूसरों के लिए मन में कुछ करुणा या एम्पैथी निर्माण होना और हम उनके लिए कुछ करें, ऐसी प्रेरणा मन में जगना। लेकिन उसके लिए बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविकता से जो हो जाए, रैंडमली जाते जाते ये मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैंने करना है, मैंने कर दिया। मैंने उसका हिसाब नहीं रखा कि मैंने ये किया उसके कारण ये हो गया, या उसने मुझे ऐसे दिया था इसलिए मुझे उसको ये देना है, नहीं।
रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आते जाते स्वाभाविक रूप से, सरलता से, अपने आप में, मन की प्रेरणा से हम जब किसी को मदद करते हैं, कुछ सहायता करते हैं और उसकी याद भी नहीं रखते, बाद में उसका कोई हिसाब नहीं रखते, तब वो हो जाता है रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस या एप्रिसिएशन। दूसरों की प्रशंसा करना, उनके अच्छे कामों के लिए उनको सराहना। और तीसरा है अचीवमेंट, यानी उद्दिष्ट, लक्ष्य, जो भी हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य जो है वो जितना अलग है, अलग यानी जो मटेरियल वेलबीइंग है, भौतिक सुविधाएं हैं, उनसे जो परे है, ऐसा लक्ष्य जब हमारे मन में होता है तो ये बाकी चीजें जो है वो अपने आप में हमें निर्माण हो जाती। और इन सबके लिए असर्टिवनेस यानी एक प्रकार का निश्चयी स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चय का होना महत्वपूर्ण है, अडिग रहना महत्वपूर्ण है। ये चार चीजें अगर हम हमें निर्माण कर सकते हैं, उनके लिए प्रयास कर सकते हैं, और ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये कोई अगर मुझे पूछे कि क्या हमारा अन्नमय कोश 20वें यानी एट द एज ऑफ 20 अन्नमय कोश इज डेवलप्ड, एट द एज ऑफ से 25 प्राणमय कोश इज डेवलप्ड, ऐसा नहीं है। ये सभी जो पंचकोश है ये पूरे जिंदगी भर हमारे डेवलप होते रहते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हम इसके ऊपर विचार करें और इसको डेवलप करने के लिए खुद प्रयास करें, खुद का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम हमेशा राह देखते हैं कि ये आके मुझे उठाएगा, वो आके मुझे मदद करेगा, इसके आशीर्वाद के बल पे मैं फिर बाद में ये कर सकूंगी। नहीं, आप क्यों दूसरों के लिए रुकना चाहती है? आप खुद की मोटिवेटर क्यों नहीं बन सकती? क्या सावरकर जी को किसी ने जाके बोला था कि आप इस प्रकार की प्रतिज्ञा करो? मराठी में जिसे हम बोलते हैं मारिता मारिता मरे तो झुंझेन, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं ब्रिटिश सत्ता के साथ जूझता रहूंगा। ये 15 साल का एक बच्चा तय कर सकता है। तो हम तो काफी बड़े हैं, हमें तो काफी अनुकूल भूमि है, अच्छी भूमि है, अच्छा वातावरण है। हम क्यों नहीं तय कर सकते कि हम ये करेंगे? हमारी ज्ञान प्रबोधिनी की जो प्रार्थना है, उसकी जो पहली पंक्ति है, उसमें हम बोलते हैं कि राष्ट्रार्थ कृती काही पराक्रमाची, ईर्षा निजांतरी धरूनी करावयाची। यानी हमसे एक तो ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि जो राष्ट्रार्थ है, जो स्वार्थ नहीं है, खुद के लिए नहीं है, कम से कम एक। क्या हम कर सकते हैं? सोचना चाहिए। उसके लिए ये सभी कोश हमें निर्माण होना, उनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो we will just conclude what we have discussed. So जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये भारतीय संकल्पना जो है व्यक्तिमत्व की, वो बहुत ब्रॉड है। उसमें सिर्फ एक दृष्टिकोण से या किसी एक एंगल से नहीं देखा गया है। जब हम वेस्टर्न साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें कई बार ऐसे डाइकोटोमस थियरीज रहते हैं कि आइदर आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, या आप में ये 2-4 गुण हैं, या ये 16-17 कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये जो पंचकोश की जो रचना है, आपने देखा होगा किस प्रकार से वो अंदर से लेके धीरे 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 ब्रॉडन हो जाती है। सबके मूल में है अन्नमय कोश, जिसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। जब जैसे हम बोलते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर होगा तभी आगे की बात कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है। तो वो अच्छा होना, वो बलवान होना, उसमें उतनी ऊर्जा होना, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मनोमय कोश जो है उसका, जैसे हम बोलते हैं कि एक प्रकार से निग्रह यानी एक लगाम रहता है, जैसे घोड़े का लगाम रहता है, उस प्रकार से कि मन का हमारा निग्रह कैसा है, हम मन का नियंत्रण कैसे करते हैं, इससे हमारे जीवन को जो दिशा मिलती है वो तय होती है। लेकिन किस दिशा में जाना है
ये बताने के लिए हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि यानी हमारा विज्ञानमय कोश हमें मदद करता है। और क्यों जाना है, कैसे जाना है, इन सब के लिए जो मूल्य रचना हमें चाहिए वो हमारा आनंदमय कोश हमें देता है। तो इसके कारण ये जो एक बहुत बहुत सुंदर संकल्पना है पंचकोश की, ये अगर हम और बारीकी से जाने, उसके ऊपर हम सोचे कि किस प्रकार से इन सबका इंटीग्रेशन मेरे पर्सनालिटी में हो, तो मुझे जरूर ऐसा लगता है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक विकसित व्यक्तित्व की ओर और विकसनशील व्यक्तित्व की ओर, क्योंकि ये तो हमेशा, मैंने जैसे कहा कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम जा सकते हैं। हमारे आसपास हमें ऐसे कई लोग दिखते होंगे जो अलग अलग मुकाम पर है इसके, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनका हम अप्रिसिएशन कर सकते हैं, उनसे हम कई सीखे ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मुझे बातें बतानी थी बताने का प्रयास किया है। बहुत कम समय में जितना हो सके उतना मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म मुझे नेस्ट की वजह से मिला, इसके लिए मैं फिर एक बार नेस्ट के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद भी देती हूँ। और मेरा जो बोलना है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है या कुछ प्रतिसाद देना है तो आप चैट पे दे सकते हैं। धन्यवाद।